प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 का सेट 2 एग्ज़ाम हल। तो पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अमलगम मिश्र धातु है। तो प्यारे बच्चों, अमलगम जो होती है उसमें एक जो होता है वो पारा होता है। तो किसकी पारद या पारे की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। किसकी मिश्र धातु होती है? पारद या पारे की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो यहाँ पर आप देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है FeSO4 विलयन और तांबा धातु। तांबा जो होता है वो लोहे को इससे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि लोहा ज़्यादा क्रियाशील है तांबे से। यहाँ पर AgNO3 विलयन और तांबा, तांबा जो है वो Ag इसको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तांबा अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को बाहर विस्थापित कर सकती है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही हमें सही मिल गया। यहाँ पर 2 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2। आगे है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे है विद्युत शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों, P बराबर VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI होता है। और ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर ओम के नियम से होता है V बराबर IR। क्या होता है? IR। हमें I निकालने हैं, हम I निकालेंगे तो V तो इधर है, यार इसके बटे में चला जाएगा। अब इसमें I का मान अगर हम भरें तो V गुणा में I की जगह V बटा R भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो P बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर बटा R हो गया। क्या हो गया? V स्क्वायर बटा R हो गया। तो यहाँ पर R नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नीचे आता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर पावर जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? प्रतिरोध के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो अब देखेंगे हम इसका पांचवें में क्या है, देखो आप। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों कवक में, और कवक यहाँ पर सी ऑप्शन वाला है, राइजोपस। इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व अक्षार, इसको कह सकते हैं अम्लीय व अक्षारीय, दोनों की तरह व्यवहार करे। दोनों की तरह व्यवहार करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड होता है एक, तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 शब्दों में उत्तर देना था, तो ज़्यादा नहीं लिखना था। ऐसे धातु जो अम्लीय अक्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करे, उदाहरण चाहो तो आप दे सकते हो। आगे उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो जो युक्ति होती है आप सभी को पता ही क्या होती है? सेल या बैटरी होती है। क्या होती है? सेल या बैटरी, जो युक्तियों के अंदर हमें डालते हैं। इसके बाद में 8वां, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? आपको पता ही है, I बराबर Q/T होता है। तो T समय में Q आवेश बहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? I। तो यहाँ पर क्या आएगा? विद्युत धारा। क्या आएगा? विद्युत धारा। आगे आपको लिखना था DNA का पूरा नाम बताएं। तो DNA का पूरा नाम D से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये लिखना था। डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O का निर्माण दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको पता ही है Na के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो एक त्याग सकता है ये। तो कितने जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ? 2। तो यहाँ पे मैं दूसरा बना देता हूँ। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 1 2
3, 4, 5 और 6 होते हैं। एक यहाँ आएगा इससे, एक यहाँ आएगा इससे, 2 आएंगे इससे। तो देखो इससे क्या बनेगा, Na2 यहाँ पर प्लस ये बनेगा। तो इसमें 2 इसने त्याग दिए तो इसका भी क्या हो गया, 2 8 हो गया। यहाँ पर +2 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ऑक्सीजन जो है वो 2 ले रहा है, तो इसके 2 लेने से इसके भी क्या हो गए, देखो यहाँ पर एक इस ये देगा, एक ये देगा। तो यहाँ पर सोडियम ने कितने त्याग दिए, 2 सोडियम ने 2 एक एक दे दिए इसको, तो इसके भी 2 8 हो गए। तो ये तो धनात्मक हो गया देने वाला, और ये क्या हो गया लेने वाला, ऋणात्मक। तो इसके भी 2 8 बाह्य कोश पूर्ण हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनती है। तो आप समझ गए होंगे, सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक त्याग सकता है, धनायन बनेगा ये। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, तभी तो इसका फॉर्मूला Na2O है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसकी बनती है। आगे देखेंगे कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है और क्यों। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं अति विक्रियाशील धातुएं हैं जो खुले में अथवा जल के संपर्क में आने पर तेजी से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है, इसका दहन आरंभ हो जाता है। इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। देखो सोडियम धातु अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बहुत सारी उष्मा निकलेगी। उसी तरह से पोटेशियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उष्मा निकलेगी। इससे बचाने के लिए इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे है ओम के नियम को परिभाषित करें, प्रतिरोध का SI मात्रक लिखें। तो ओम का नियम क्या है, देखो ओम का नियम 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V विभवांतर समानुपाती होता है, उसमें जो विद्युत धारा बहती है उसके अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इस समय तार का ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, जो उसके सिरों पर विभवांतर होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बल्कि एक शर्त क्या है, उस समय ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता है, वो है R। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए R इस्तेमाल किया तो V बराबर क्या हो गया, IR। ये ओम का नियम बन गया, V बराबर IR। ओम के नियम का फॉर्मूला है। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तार का प्रतिरोध है। आगे देखो प्रतिरोध किसे कहते हैं, अब देख लो। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, जिसे ग्रीक भाषा में इस प्रतीक से निरूपित किया जाता है। ओम का प्रतीक है ये। चालक में प्रतिरोध को दिखाने का तरीका ये है, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। तो ओम का नियम की परिभाषा पूछी थी। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR होता है और मात्रक इसका क्या होता है, ओम। और इसको इस प्रतीक से दिखाते हैं, परिपथ में ऐसे दिखाया जाता है। तो ये था आपका 12वां। अब देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वें में क्या है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मादा जनन तंत्र का चित्र आपकी जो बुक में दिया गया था, ये चित्र बनाना था। इसमें देखो इसके भाग क्या हैं, ये अंडाशय है और अंडाशय से ये क्या जा रही है, देखो अंडवाहिका या इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये यहाँ किस में खुल रही है, इस गर्भाशय में खुल रही है। ठीक है, इधर भी इसी तरीके से अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ खुल रही है, गर्भाशय में। गर्भाशय के आगे यहाँ पर देखो ये ग्रीवा भाग है, ग्रीवा के आगे यहाँ पर क्या है, योनि भाग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना था। अब इसके बाद में इसका दूसरा भाग है, माँ के शरीर में गर्भस्थ
भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखो, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो 13वें का दूसरा ये लिखना था। माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है, माँ के खून से ही प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जो भ्रूण जो होता है वो माँ के गर्भाशय से किससे जुड़ा रहता है? अपरा या प्लेसेंटा। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं, जो माँ के उत्तकों के रिक्त स्थान को ये प्रवर्ध ढकते हैं। ये माँ से भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थ प्रदान करने हेतु बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। ये प्रवर्ध जो होते हैं इसको ज़्यादा एरिया उपलब्ध कराते हैं। तो आप समझ गए होंगे माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है? अपरा या प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेट एग्ज़ाम जो आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने सही किया होगा, और जिन बच्चों ने गलती की है वो इसको दोबारा से देखें, याद करें। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।